नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 एवं 4.0 के 2000 PIQs की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 62 लेके आए हैं और आज की कक्षा में हम TRE 3.0 6 से 8 सोशल साइंस का पेपर हुआ था। भूगोल के 40 प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं जो 15 मार्च को पेपर हुआ था। और यह प्रश्न PRT के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 6 to 8 के लिए तो है ही, TGT भूगोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में PGT भूगोल के भी। एक टाइम था जब PGT भूगोल में जिस लेवल के प्रश्न स्टैंडर्ड के प्रश्न पूछे जाते थे, आज के डेट में वो 6 से 8 में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों के आधार पर सभी लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। और जब मैं आपसे कहता हूँ सभी लोगों से कि PRT से लेकर PGT तक सब कुछ आपस में लिंक है, आपको अपने हिसाब से पोस्ट वाइज आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस को ध्यान देना चाहिए। तो वो काफ़ी हद तक इस पेपर में आप देख भी सकते हैं। यहाँ ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जो TRE 2 में PRT में पूछे गए हैं, और साथ में जो कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो PGT तक में भी इतने अच्छे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए, और इसीलिए हम आपके लिए जो है 2000 PIQs की सीरीज चला रहे हैं जो कि अब समापन की ओर है, और इसमें 2000 से ऊपर ही प्रश्न हो चुके होंगे। और यहाँ पे हमने जो आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रखा है, करंट अफेयर्स वगैरह ये सब हटा दिया था हमने। तो बहुत ही मेहनत से हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई थी, तो आप सब्जेक्ट वाइज इसको देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से आप हमसे पर्सनली बात करके वहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, कल से हम आपके लिए एकलव्य बैच स्टार्ट कर रहे हैं, एकलव्य बैच। और एकलव्य बैच की खासियत ये होगी कि आपको सब्जेक्ट वाइज मैराथन दिए जाएंगे, स्टैटिक जीके की क्लासेस दी जाएंगी। अभी NCERT के मैराथन कुछ दिन नहीं आएंगी, ऑलरेडी हमने 10th भूगोल का NCERT करा दिया, चैप्टर वाइज आप वहाँ से कर लें। साइंस का भी जितना करा दिया गया आप वहाँ से मैनेज कर लें। अभी हम एकलव्य बैच पे कुछ दिन फोकस करने वाले हैं। बाकी इसके अलावा मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह सब कुछ कवर कराया जाएगा। GS के सभी सब्जेक्ट इसमें कवर कराए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल है, और बाकी अभी रात में 10 बजे आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कल जो आपकी क्लास होगी वो कैसे किस टाइम पे होगी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ में सामान्य सीमा है। नेपाल की बात कर रहे हैं, और नेपाल से अगर हम बात करेंगे तो इस साइड जब हम देखते हैं तो उत्तराखंड है, नीचे जब हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश है, और इसके इस साइड बिहार है, इस साइड से सिक्किम है, और यहाँ से पश्चिम बंगाल है। तो आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अगली बार आपसे बांग्लादेश के चारों तरफ जो भारत के राज्य हैं उनको पूछ सकता है। अगली बार आपसे भूटान के चारों तरफ जो भारतीय राज्य हैं उनके बारे में पूछ सकता है। म्यांमार से सटे हुए भारत के जो राज्य हैं उनके बारे में पूछ सकता है। तो हम ऐसी आपको जो है क्लासेस, जो इंडियन ज्योग्राफी की स्टैटिक क्लासेस आएंगी, वहाँ पे हम डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। आते हैं, पर्वत की चोटियों के समूह की ऊंचाई घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा क्रम सही नहीं है। तो पहली चीज़ तो देखिए कि क्रम सही कौन सा है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे ज़्यादा पता है आपको, देन कंचनजंगा आता है, देन धौलागिरी आता है। इसके अलावा ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी। और यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848, कंचनजंगा की 8,597, धौलागिरी की 8,167, ये ऊंचाई है। और यह जो है सही क्रम है, घटते हुए ज़्यादा से कम की तरफ। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आपका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया कौन सा क्रम सही नहीं है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो दक्षिण गंगा की जब बात करते हैं, दक्षिण गंगा हम किसको बोलते हैं, तो गोदावरी नदी को बोलते हैं। साथ में ये भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा के बाद, तो दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। त्र्यंबकेश्वर से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बाकी डिटेल में हम आपको स्टैटिक जियोग्राफी की क्लास में बता देंगे सभी नदियों के बारे में। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है। और आपकी जानकारी के लिए, इससे पहले आपने जितने भी यूट्यूब पे बड़े बड़े सो कॉल्ड आंसर कीज देखे होंगे, वहाँ पे बहुत गलत आपको बताया गया है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। मैंग्रोव वन से संबंधित है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, घने लंबे वृक्ष नहीं होते हैं, घने लंबे वृक्ष मैंग्रोव में नहीं होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती हैं, ये बात सही है। दलदल, कीचड़ और खारा तटीय जल आदर्श आवास है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और हमेशा ध्यान रखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है।
लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार कुछ और दे सकता है। तो घने लंबे वृक्ष विशेषता नहीं होती मैंग्रोव की। बाकी डिटेल में हम ज्योग्राफी की क्लासेस में बात करेंगे कि मैंग्रोव भारत में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस किस स्थान पे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो यह भी प्रश्न एक हिसाब से रिपीट हुआ है, एनसीईआरटी में इन सब के बारे में दिया गया है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए फेमस है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वहीं से जो है बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बाघों के लिए फेमस है, आरक्षित है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा आरक्षित नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी आरक्षित क्षेत्र हैं, सभी आरक्षित उद्यान हैं भारत के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा गया है, आंसर है कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में कुछ नदी विवाद हैं, उनको एक जब ज्योग्राफी की क्लास में आपको नदियों के बारे में बताया जाएगा तो वहाँ डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं रहेगा। और अभी हम लास्ट में जब क्लास खत्म होगी तो 6 से 8 भूगोल और 9 से 10 भूगोल को कैसे अप्रोच करना है, जो अभ्यर्थी 6 से 8 भूगोल वाले, 9 से 10 भूगोल वाले हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या पढ़ना है, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे एक बार क्लास खत्म हो जाए। लास्ट क्वेश्चन के बाद में तो आप लोग अंत में देख लीजिएगा जो भी ग्रुप वाले हैं। तो कृष्णा गोदावरी नदी विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति भारत में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन से संबंधित है? तो आपको पता है कि जो है भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया है, आपने पढ़ा भी है। तो आसान प्रश्न था। और कमेंट करके बताइए कि किस वर्ष ये स्टार्ट किया गया था। बाकी डिटेल में हमने इसके बारे में बात किया था। और इसको जो है ब्लडलेस रिवोल्यूशन बोला गया था, रक्तहीन क्रांति, क्योंकि बगैर एक रक्त का टुकड़ा बहाए हुए इतनी सारी ज़मीनें जो हैं बड़े लोगों से ली गई और गरीबों में बांटा गया। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक भंडार एवं उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अभ्रक भंडार एवं उत्पादन की बात करेंगे तो गया भी है, जमुई भी है, भागलपुर भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर हो जाएगा। फिर है भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया? TRE 2 में ऑलरेडी TGT में प्रश्न पूछा गया था, हमने आपको कराया भी है, जो TGT के PIQs आपने देखे होंगे। तो रिसरा और NCERT 10th क्लास से पूरा 40 के 40 प्रश्न आपसे TRE 2 में पूछ लिए गए थे भूगोल के। अब आगे बढ़ते हैं। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो 3 चैनल हैं, 8, 9, 10, तीनों को जान लीजिए। तो 8 डिग्री चैनल है, भारत को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है। तो 9 डिग्री चैनल नीचे मिनिकॉय है और ऊपर जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप का ही भाग है मिनिकॉय, और लक्षद्वीप जो बचा हुआ लक्षद्वीप है उसको अलग करता है मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल। तो ये ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह कावारत्ती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कावारत्ती, अगर ऑप्शन में आपको कावारत्ती भी दे सकता है, कावारत्ती द्वीप भी, तो कावारत्ती द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है या फिर लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। इसके अलावा 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री जो चैनल है वह अंडमान निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 3 प्रकार के चैनल हैं। बाकी डिटेल में हम ज्योग्राफी की क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुम्बा घाटी स्थित है। तो चुम्बा घाटी सिक्किम और तिब्बत के बीच में स्थित है। एक उत्तर में तिब्बत है, पूरब में अगर बात करेंगे तो भूटान है। तो पूरब में भूटान है, बीच में चुम्बा घाटी है, इधर सिक्किम हो गया, सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम में स्थित जो है एक तरफ भूटान से घिरा हुआ और एक तरफ तिब्बत वाले पार्ट से घिरा हुआ है। तो चुम्बा घाटी सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है। भूटान भी ध्यान रखिएगा, पूरब में। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में पहचाना गया है। तो नवीनतम अध्ययनों के अनुसार एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का, तो ये पहला चीज़ आप समझिए कि एशियन प्लेट जब भारतीय प्लेट से टकराई थी तो उसके परिणाम स्वरूप काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ था। काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ था। और काराकोरम श्रेणी का निर्माण हुआ था तो आप काराकोरम श्रेणी से अगर आप लिंक करेंगे, और काराकोरम श्रेणी सबसे कह सकते हैं पुरानी श्रेणी है जो नवीन वलित पर्वत हैं भारत में। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। और ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम पढ़ा है, लद्दाख पढ़ा है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख है, लद्दाख के दक्षिण में झांसकर है। और अगर हम बात करें तो काराकोरम का जो
पूर्वी विस्तार है उसको हम कैलाश के नाम से जानते हैं, तो कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो कि काराकोरम श्रेणी के पूरब में स्थित है कैलाश श्रेणी। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे काराकोरम श्रेणी के पास में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में लाटो लेह का जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि एशियन प्लेट से भारतीय प्लेट के टकराने का प्रथम बिंदु के रूप में अगर जो पहचाना जाएगा तो वो लाटो होगा, लेह होगा। और कारण क्या होता है कि जहाँ पे टक्कर सबसे ज़बरदस्त होती है वहाँ पे वलन की प्रक्रिया सबसे पहले होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो चूँकि काराकोरम में सबसे ज़बरदस्त हुई है इसीलिए काराकोरम की हाइट, काराकोरम में पर्वतों की ऊंचाइयाँ सबसे ज़्यादा है। माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम में ही स्थित है जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो लाटो लेह आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया होगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर्स बताए गए होंगे। मेरे हिसाब से लाटो लेह इसका बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो यह प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजिंग है अपने आप में ही। अगर इसका इंग्लिश वर्जन मिलता तो ज़्यादा बेटर होता है यहाँ पे समझने के लिए कि प्रश्न में आखिर में पूछा क्या गया है। प्रश्न में है कि गंगा के ऊपरी मैदान, तो ये गंगा नदी है, फिर एक साइड से जो है गंगा नदी है और एक साइड से यमुना आके इसमें जुड़ती है। कहाँ जुड़ती है आपको पता है। तो जो गंगा का ऊपरी मैदान, तो अब ये गंगा का ऊपरी मैदान हो गया। अब ये बोल रहा है कि दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो ऊपरी गंगा के ऊपरी मैदान के दक्षिणी सीमा रेखा का जो निर्धारण करेगी एक हिसाब से देखा जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम आपसे पूछें कि गंगा के मैदान में क्या आएगा, तो हमेशा ध्यान रखिए जो गंगा का मैदान होगा वो गंगा के सहायक नदियों के साथ में जो मैदान है उसको हम गंगा का मैदान कहेंगे। केवल गंगा नदी का क्षेत्र ही नहीं रहेगा, गंगा के सहायक नदियों का क्षेत्र रहेगा। तो ये इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि गंगा नदी बह रही है और साथ में जो है ये यमुना नदी है, ये गंगा है, ये यमुना है। अब आप ध्यान से देखिए दक्षिणी सीमा रेखा, ऊपरी मैदान कौन कौन से हो जाएंगे, तो गंगा के, तो ये आपका पूरा ऊपरी मैदान हो जाएगा। इसके नीचे वाला पार्ट दक्षिणी मैदान जाएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत से नदियाँ आएंगी इससे जुड़ेंगी वो गंगा के दक्षिणी मैदान का निर्माण करेंगी। तो गंगा का जो ऊपरी मैदान है वो हो जाएगा ये पार्ट। और इस पार्ट का अगर दक्षिणी सीमा रेखा देखेंगे तो कौन सी नदी निर्धारित करेगी, तो यमुना नदी। इस प्रश्न का सही आंसर है यमुना नदी, विंध्यन नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा। अब यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कई सारे लोगों ने इस प्रश्न का गलत आंसर बताया है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बीपीएससी आंसर की नहीं बताता है तब जो है असल जो चीज़ होती है कोचिंग इंडस्ट्री की वो समझ में आती है कि कितना ध्यान देते हैं एक प्रश्न के पीछे। हमने बहुत मेहनत करके बहुत डिटेल में इसको स्टडी करके आपके सामने लेके आए हैं। बाकी आप मैप में जाके खुद से देख सकते हैं कि गंगा नदी है, नीचे से यमुना नदी आके इसमें जुड़ रही है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि अगर ये सारा पार्ट गंगा का ऊपरी मैदान में काउंट होता है, इसके नीचे वाला पार्ट दक्षिणी गंगा के मैदान में काउंट होगा, तो ऊपरी गंगा मैदान का दक्षिणी सीमा रेखा ये जो बाउंड्री होगी किस नदी की होगी, तो ये जो होगा यमुना नदी ही तो है। तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी। क्लियर है। और इसके अलावा गंगा के मैदान का दक्षिणी सीमा रेखा अगर पूछेगा, पूरे गंगा के मैदान का दक्षिणी सीमा रेखा पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा विंध्यन। जो विंध्यन पहाड़ियाँ हैं वो विंध्यन पहाड़ियों के उत्तर में गंगा का मैदान पूरा स्थित है, उत्तर दक्षिण मिला के सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा, ये गलत है, आंसर है यमुना नदी। सही कर लीजिएगा इसको। और क्यों है हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है, तो यह जो है अध्यारोपित प्रवाह का प्रकार होता है, सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज। और एनसीईआरटी में आपको ड्रेनेज के बारे में बताया गया है, वहाँ पे क्लास में एनसीईआरटी क्लास में आपको बताया भी गया था। बाकी आपको हम ज्योग्राफी की जब स्टैटिक क्लासेस में आपको जितने भी प्रकार के, जैसे अमरकंटक वाला जो पार्ट है, अमरकंटक वाला पार्ट है वो रेडियल ड्रेनेज का प्रकार होता है, तो वो सब हम आपको डिटेल में बता देंगे, समझा देंगे। तो अध्यारोपित प्रवाह का प्रकार होता है चंबल नदी। आगे बढ़ते हैं। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक है, तो एडमंड हेली। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है या वाले स्थान है, तो ध्यान रखिए भारत में शीतकाल में जो कोरोमंडल तट है, भारत का जो कोरोमंडल तट है, इधर आंध्र प्रदेश और नीचे तमिलनाडु, और स्पेशली तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और किसके वजह से होती है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, जिसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो शीतकाल में
भारत में जो कोरोमंडल तट है अच्छी खासी बारिश होती है, तमिलनाडु वाले पार्ट में, आंध्र प्रदेश में भी होती है, तमिलनाडु वाले पार्ट में ज़्यादा होती है। तो शीतकाल में कोरोमंडल तट पे बारिश होती है। इसके अलावा भारत में शीतकाल में बारिश कहाँ होती है, तो उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आते हैं, तो भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से, मेडिटेरेनियन सी से आते हैं। और ये भी प्रश्न कई बार आपका पूछा गया है। और ये जो भूमध्य सागर से उठकर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उत्तर पश्चिम भारत में, सर्दियों में बारिश करते हैं। और ये जो है आपने पढ़ा होगा रबी फसल के बारे में, तो रबी फसल में गेहूँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये दो प्रकार हैं शीतकाल में बारिश के। तो एक हो गया उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, दूसरा हो गया कोरोमंडल तट पे। यहाँ पे कोरोमंडल तट वाला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हो सकता है दूसरी बार आपको पश्चिमी विक्षोभ वाला दे दिया जाए उत्तर पश्चिम भारत का, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है, तो ध्यान रखिएगा वनस्पति का सामान्य प्रकार यहाँ पे पूछा। थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है 4 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं मुख्यतः। और उसमें जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय होती हैं जिनको हम शोला फॉरेस्ट बोलते हैं, सोल या शोला जंगल बोलते हैं, तो शोला वन या सोल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये समशीतोष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर, उन्हें हम शोला वन के नाम से जानते हैं। सामान्य प्रकार पूछा है। बाकी और इन 16 वनों के लिए फेमस भी है नीलगिरी, उष्णार्ध कटिबंधीय भी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन है, हमारे हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। और ये आपका तमिलनाडु एनसीईआरटी में 4 प्रकार दिए भी गए हैं, हम वहाँ पे आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। और ये तमिलनाडु एनसीईआरटी की बुक है, मिला तो वहीं से हमने उठा लिया इसको। 4 टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन नीलगिरीज, 16 ग्रासलैंड ऑफ नीलगिरी प्लेटू, तो 16 ग्रासलैंड हो गया जो कि समशीतोष्ण के प्रकार होते हैं। फिर है ओपन सैंडल बियरिंग स्क्रब ऑफ सेगुर प्लेटू। फिर है मॉइस्ट डिसीडियस एंड ड्राई डिसीडियस, तो ये मॉइस्ट डिसीडियस ये आपका दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा। फिर है साउथ ईस्टर्न आउटर स्लोप के, ये हो गए। तो आपका 16 जंगल दिया गया, मॉइस्ट डिसीडियस दिया गया है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार, तो उष्णार्ध कटिबंधीय ज़्यादा सामान्य माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंधीय दिया गया, 16 जंगल या 16 वन नहीं दिया गया है। तो अगर एक आंसर मानना होगा तो उष्णार्ध कटिबंधीय मान सकते हैं, और चूँकि यहाँ 16 वन नहीं दिया गया स्पेशली, तो जो है उष्णार्ध कटिबंधीय ज़्यादा बेस्ट होगा। लेकिन अगर 2 मानना होगा तो यहाँ पे ए और सी दोनों हो जाएंगे। अब वो आयोग के ऊपर होता है कि उन्होंने किस सेंस में पेपर बनाया है, तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। बाकी जो समशीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान होते हैं, और चूंकि यहाँ पे वनस्पति पूछा गया है, तो वनस्पति में घास भी आता है, जंगल भी आता है, तो इसलिए जो है हमारे हिसाब से ये भी होना चाहिए। अगर हम 16 जंगल को लेकर साथ में चलेंगे, 16 वन जो है पाए जाते हैं, बाकी उष्णार्ध कटिबंधीय भी है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 2001 से 11 के दशक के बीच में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है, तो यह प्रश्न आपका जो है सेंसस से पूछा गया, जनगणना से, 2011 के जनगणना से पूछा गया है। और भारत की जो दशकीय वृद्धि है 2001 से लेकर 11 के बीच में ये 17.7 है जो फाइनल आंकड़ा। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जैसे आपने हमसे कई लोगों ने पूछा कि 11 से 2 बिहार का एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप 1106 बता रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब जनसंख्या के आंकड़े दिए जाते हैं, सेंसस के आंकड़े दिए जाते हैं, तो 2 से 3 रिपोर्ट्स आती हैं, और उसमें प्रोविजनल डाटा होता है, प्रोविजनल जो कि फाइनल नहीं होता है, लास्ट में फाइनल डाटा है। तो जो फाइनल डाटा आया है 2011 जनगणना का, जो कि 2014-15 में आया था शायद, तो उस फाइनल डाटा के हिसाब से बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है। और जो एनसीईआरटी में 1102 दिया गया वो प्रोविजनल के हिसाब से दिया गया। एक साथ में 1102 और 1106 आयोग कभी नहीं देगा, और अगर देता भी है तो आपको आंसर 1106 मानना है। क्लेम कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंसस तो भारत सरकार का ऑफिशियल रिपोर्ट है, वहाँ से आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो अगर दोनों एक साथ देगा तो 1106 होगा, नहीं तो जो है 1106 आपका नवीनतम है, तो इस चीज़ को आप समझिए। फिर 2001 से ये आपका आंसर हो गया 17.7 है, तो यहाँ पे आंसर जो है 17.5 हम मान ही नहीं सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि सेंसस ने ऑफिशियली फाइनल रिपोर्ट दिया जिसमें 17.7 है। 17.7 को हम 17.5 नहीं मान सकते हैं, राउंड फिगर भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा पूछा भी नहीं गया है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। 2001 से 11 के दशक में भारत की जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7। आगे बढ़ते हैं। और बाकी आपको हम ग्रुप में जो 6 से 8 वाले ग्रुप हैं ज्योग्राफी वाले, कुछ हम टॉपिक्स मतलब यहाँ से कुछ आपको फ़ोटोज़ दे देंगे जनसंख्या से रिलेटेड, जो सेंसस हुआ था, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, बिहार तीसरे पे। आपको पता है जनसंख्या के मामले में जो है बिहार तीसरे स्थान पर है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आसान प्रश्न था और इस बार जनसंख्या से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया गया है। अगली बार पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा, तो एक चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना, जितना ज़रूरी है हम आपको उतना बता देंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो केंद्र शासित प्रदेश जो सर्वाधिक साक्षरता है 90+ है, तो लक्षद्वीप है। और दमन दीव, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव का सबसे कम है, तो दमन और दीव जो है सबसे लास्ट में जाएगा और पुदुचेरी बीच में, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 1901 से 31 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे हैं? तो यह प्रश्न भी बहुत कन्फ्यूजिंग है, पता नहीं कहाँ से पेपर बनाया गया है। और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है 1939 से 45 के बीच में, तो ये तो कारण हो नहीं सकता। विदेशी शासन तो कारण रहेगा ही रहेगा। और अकाल और महामारी की बात करेंगे तो 1920 में स्पेनिश फ्लेग फैला था, स्पेनिश फ्लू जिसको बोलते हैं, तो अगर उसको कंसीडर करेंगे तो अकाल और महामारी भी हो सकता है। विदेशी शासन तो रहेगा ही, क्योंकि जो अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश सरकार की उदासीन स्थिति रही है। तो इस प्रश्न का आंसर अगर एक से अधिक आयोग मानता है, उपयुक्त में से एक से अधिक आयोग मानता है, तो आपका आंसर बी और सी दोनों सही माना जाएगा। ए तो नहीं हो सकता क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत बाद में हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर डी मान सकते हैं, तो इसको भी आप डी मान सकते हैं। अकाल और महामारी कंसीडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में स्थित यमुना पद्मा मेघना दोआब की सागर तल से ऊंचाई कितनी है? तो हमारे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर 20 से 100 मीटर है। बाकी अगर किसी के पास ऑफिशियल कोई सोर्स हो, एनसीईआरटी वगैरह, तो आप वहाँ से हमें बता सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई और आंसर आपको लगता है, हमारे हिसाब से 20 मीटर से 100 मीटर के बीच में, मिनिमम 20 मीटर है, मैक्सिमम 100 मीटर के बीच में है, 95-97 मीटर के आसपास है जो अधिकतम ऊंचाई है। तो 20 से 100 मीटर इसका एवरेज हो गया सागर तल से ऊंचाई बांग्लादेश में यमुना पद्मा मेघना दोआब की। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है? तो ये लगभग 33.5 किलोमीटर के आसपास है। 35 किलोमीटर भी मान सकते हैं, क्योंकि समुद्र के ऊपर से लंबाई को नापना हमेशा एक्यूरेट नहीं रहता है, क्योंकि और धनुषकोडी से या डिस्टेंस लिया जाता है। कहाँ से लिया जाता है? तो धनुषकोडी से। धनुषकोडी कहाँ पे स्थित है? तो रामेश्वरम के पास में पंबन द्वीप पे स्थित है और ये तमिलनाडु का भाग है। और यहाँ से जो श्रीलंका की दूरी है, श्रीलंका की जो दूरी है 35 किलोमीटर मान सकते हैं, तो 35 किलोमीटर सही है। और दूसरे साइड से जाएंगे तो दूरी बढ़ने लगेगी, तो न्यूनतम दूरी 35 किलोमीटर, आपका ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, तो भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी, तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में हमेशा ध्यान रखिए, जब ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाता है तो दिए गए विकल्पों में चुनना रहता है, और दिए गए विकल्पों में कुला कांगारी भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा अगर बात करें कि वास्तव में भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है, और जो सबसे ऊँची चोटी है भूटान की, उसका नाम है गंगखर पुनसुम। तो ध्यान रखिएगा, गंगखर पुनसुम, इसकी ऊंचाई कुला कांगरी से थोड़ा ज़्यादा है। तो कुला कांगरी दिए गए विकल्पों में सर्वोच्च चोटी है, और यहाँ पे जो है गंगखर पुनसुम वैसे भूटान की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़कों की औसत गहराई कितनी है? तो जो मैक्सिमम गहराई है, हमेशा ध्यान रखिए, जो मैक्सिमम गहराई है जलोढ़कों की, जो भारत के मैदान हैं, उत्तरी भारत के मैदान हैं, वो 6000 मीटर सबसे गहरा है, जो 6000 मीटर मैक्सिमम है। लेकिन ये स्थान के साथ में परिवर्तन होता है, कहीं पे कम गहराई होती है। तो जो जलोढ़कों की औसत गहराई अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार में देखेंगे तो यह 1300 मीटर के आसपास, 1300 से 1400 मीटर के बीच में है। तो यहाँ पे आपको 1300 मीटर सबसे करीब है, तो आंसर आपका 1300 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 1300 मीटर। आगे बढ़ते हैं। गंगा के मध्यवर्ती मैदान में पाई जाने वाली चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो चूना प्रधान जलोढ़ मृदा को भाट के नाम से जाना जाता है, और इसका हम आपको दिखा देते हैं। भाट चूना प्रधान जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। पूर्वी सरयू पार क्षेत्र में मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। और जब पूर्वी सरयू पार क्षेत्र की बात करेंगे तो गंगा का ही पार्ट है एक हिसाब से। बिहार के मध्य पश्चिमी भाग में भी इस मिट्टी की अधिकता है। इस मिट्टी में चूना पदार्थ के साथ जैव पदार्थ भी पाए जाते हैं। नाइट्रोजन इसमें पाए जाने वाला सबसे प्रमुख पदार्थ है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें गन्ने की कृषि अधिक सफलतापूर्वक संपन्न की जाती है। अभी गन्ना ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है।
तो क्लियर है। तो भाट चूना प्रधान जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। कहीं आपको तीनों बता दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है, भाट आपका उपयुक्त आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बाड़िंद का मैदान स्थित है। तो बाड़िंद प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र है। प्राचीन जो जलोढ़ मिट्टियाँ होती हैं, जो प्राचीन जलोढ़ होता है, हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बांगर या बागर के नाम से जानते हैं। और ये बाड़िंद वाला जो क्षेत्र है ये कोशी महानंदा तथा संकोच नदी के मध्य वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नोकरेक चोटी स्थित है। तो नोकरेक जो चोटी है ये मेघालय में स्थित है। आसान सवाल था, अगर आपने पढ़ा होगा भारत के भूगोल के बारे में तो नोकरेक पीक के बारे में आपने पढ़ा होगा, मेघालय में। बाकी हम आपको डिटेल में बहुत ही कम समय में आपको हम भूगोल का जो क्लास होगा इंडियन ज्योग्राफी का, वहाँ पे हम कंप्लीट करा देंगे आपको। फिर राजस्थान के नागौर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर राष्ट्रीय स्तर पर किस खनिज का 80% से अधिक उत्पादन करते हैं? तो जिप्सम के लिए फेमस है राजस्थान के सभी जिले, 80% से अधिक उत्पादन करते हैं। बूढ़ी गंडक तथा कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें क्या हैं? तो यहाँ पे देखिए कि दोआब की मुख्य कृषि फसलें पूछा गया है, एक फसल नहीं पूछा गया, मुख्य कृषि फसलें पूछा गया। प्रश्न का अगर आप नेचर समझते तो आप यहाँ पे चावल, बहुत लोगों ने केवल चावल लगाया है, चावल नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे गेहूँ है। तो चावल सबसे प्रमुख फसल है और गेहूँ दूसरी सबसे प्रमुख फसल है, बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की। तो क्लियर है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से उपयुक्त में से एक से अधिक। कारण यही है कि यहाँ पे मुख्य कृषि फसलें पूछी गई हैं। तो बूढ़ी गंडक और कोसी दोआब की मुख्य कृषि फसलें, चावल सबसे प्रमुख है, दूसरी सबसे प्रमुख फसल गेहूँ है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर वास्तविक वन पाए जाते हैं? तो वास्तविक वन की बात करें तो 7.84%। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से प्रश्न पूछा गया है। हमने करंट अफेयर्स में आप इस टॉपिक को कराया भी था। तो 7.84% बिहार में है। हालांकि बिहार के हिसाब से हमने नहीं कराया था, तो हम जो है शॉर्ट्स के माध्यम से वहाँ बता देंगे बिहार से संबंधित जो फैक्ट्स हैं। तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वास्तविक वन कितने हो जाएंगे? 7.84। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना का वर्ष है, ये भी आपको गलत बताया गया कई जगह पे। कई जगह बोल रहे हैं 1978 में स्थापित किया गया। तो 1978 में वाल्मीकि अभयारण्य स्थापित किया गया। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ़र्क होता है, अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहते हैं। तो ये 1978 में स्थापित हुआ। 1990 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। आपसे पूछे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? तो 1994 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो वाल्मीकि अभ्यारण्य की स्थापना सबसे पहले 1978 में हुई, फिर 1990 में जाके इसको राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा मिला, फिर 1994 में इसको टाइगर रिजर्व का भी दर्जा मिला। आगे बढ़ते हैं। कोसी बांध परियोजना का अंग नहीं है। तो कोसी बांध परियोजना का अंग हनुमान नगर नेपाल अवरोधक बांध ये भी है, क्योंकि आपको पता कोसी बांध परियोजना जो है भारत और नेपाल के साथ में समझौता हुआ था। कब हुआ था कमेंट करके बताइए, बताया गया है आपको। तो ये जो है हनुमान नगर अवरोधक बांध नेपाल में, ये भी इसका भाग है कोसी बांध परियोजना का। पूर्वी कोसी नहर भी भाग है, पश्चिमी कोसी नहर भी भाग है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में रेशमी वस्त्र बनाने के मुख्य केंद्र स्थित हैं। तो टीआरई वाले, पीआरटी वाले याद करें जरा। टीआरई 2 में अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपसे पूछा गया था कि रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो वही प्रश्न है भागलपुर, सिल्क सिटी ऑफ बिहार। सिल्क सिटी ऑफ बिहार बोलते हैं भागलपुर को। तो रेशमी वस्त्र से संबंधित कुछ भी पूछ ले तो भागलपुर आंसर होता है बिहार में। आगे बढ़ते हैं। पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था, यहाँ 6 से 8 में पूछा गया है। बिहार स्थित डालमिया नगर के मुख्य उद्योग हैं। तो डालमिया नगर के बारे में हमने थोड़ा डिटेल में चेक किया, लेकिन वहाँ से हमें डिटेल में ज़्यादा कुछ मिला नहीं। बस इतना मिला कि डालमिया नगर, बिहार में जो डालमिया नगर है उसका सबसे जो मुख्य उद्योग है वो सीमेंट है। क्या है? सीमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बाकी इसके अलावा हमें क्लियर नहीं मिला है कि यहाँ पे आंसर इसका क्या होगा, तो इसलिए हम इसका आंसर बता नहीं रहे हैं आपको। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डालमिया नगर मुख्यतः सीमेंट के लिए फेमस है, सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है मुख्यतः सबसे ज़्यादा। और अगर यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो डालमिया नगर का विकास हो के भी विकास नहीं हुआ, तो जो है मुख्य उद्योग की बात करें तो सीमेंट ही, वहाँ पे आप गूगल भी करेंगे तो आपको सीमेंट ही आंसर मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रेशमी वस्त्र, तो इसके लिए भागलपुर फेमस है। जूट के लिए आपने पूर्णिया का नाम सुना होगा, सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार जो आंसर है डालमिया नगर। बाकी अगर किसी के पास इसका कोई डाटा हो, इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर बताएं। हमारे हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हमें यहाँ पे दिए गए विकल्पों में नहीं लग रहा है। कारण यही कि डालमिया नगर के बारे में सिर्फ और सिर्फ सीमेंट उद्योग के बारे में जानकारी मिली है और इसको अब आज के डेट में इसके ऊपर काफ़ी मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है काफ़ी टाइम से, तो इसके वजह से फेमस था, चर्चा में था। आगे बढ़ते हैं। बिहार के हाजीपुर के रेलवे में बिहार के हाजीपुर के रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? तो बिहार के हाजीपुर में अगर बात करें तो ये पूर्वी मध्य रेलवे का मंडल मुख्यालय है। पूर्वोत्तर रेलवे का मंडल मुख्यालय गोरखपुर है, तो ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर रेलवे का मंडल मुख्यालय गोरखपुर है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार का हाजीपुर है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध सर्किट मार्ग में सम्मिलित बिहार के मुख्य स्थान है। तो बुद्ध सर्किट मार्ग की बात करें तो बोधगया नालंदा है, राजगीर वैशाली है, तो ध्यान रखिएगा कहलगांव पटना नहीं है, तो बोधगया नालंदा राजगीर वैशाली। तो आंसर फिर भी आपका डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बुद्ध सर्किट मार्ग से प्रश्न पूछा गया था। बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी क्षेत्र की प्रमुख फसल क्या है? तो अब खुद बताइए। अभी भाट मिट्टी क्षेत्र का हमने आपको दिखाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। बहुत लोग सभी बता दिए हैं, हो ही नहीं सकता, और चूना प्रधान होता है इसमें, और हमने अभी आपको दिखा दिया है कि जो है डिटेल में। तो बिहार के चूना प्रधान भाट मिट्टी में कौन सी फसल उपयुक्त होगी? गन्ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई एनसीईआरटी में दी गई है वो 750 किलोमीटर दी गई है। आपको हम दिखा देते हैं एक बार। तो आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अभी देखिए हमने एनसीईआरटी का ओपन किया था ड्रेनेज सिस्टम से। तो ब्रह्मपुत्र रिसीव्स एंड न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज इन इट्स 750 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी थ्रू द असम वैली, यानी असम वैली से 750 किलोमीटर लंबी यात्रा करते हुए इसको जो है कई सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं। इस लाइन का मतलब ये है। तो असम वैली में, असम घाटी में कितनी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की? तो 750 किलोमीटर। तो यहाँ पे कई लोगों ने 725 बताया है, कुछ बताया है, तो हमारे हिसाब से अगर एनसीईआरटी पे जाएंगे तो 750 आपका आंसर होगा। तो अब ये आपका ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम जो है चर्चा कर लेते हैं एक बार। और ये आप देख सकते हैं कि बिहार में बौद्ध सर्किट में बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली हैं। अब एक बार हम बात कर लेते हैं कि 6 से 8 और 9 से 10 वाले जो भी मतलब अभ्यर्थी हैं, बाकी इसके अलावा पीजीटी वाले जो भी हैं, तो आप अपने हिसाब से तैयारी कर ही रहे होंगे। हम आपको स्पेशली जो है 6 से 8 और टीजीटी के लिए आपका भूगोल के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए हम उसके लिए आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा देर। बाकी पीआरटी वाले जा सकते हैं। तो भूगोल की अगर हम बात करें तो आप कक्षा 6-7 एनसीईआरटी हमने 1-1 घंटे का मैराथन कराया, देख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मदद मिलेगी आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो 6-7 एनसीईआरटी आप ख़त्म करिए। इसके अलावा 9-10 एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। टीआरई 2 में आपके पूरे 6 से 8 में कक्षा 9 एनसीईआरटी भूगोल से सारे 40 के 40 प्रश्न पूछे गए थे। टीजीटी में कक्षा 10 से सारे के सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा एडिशनल आपको 11th एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर हमें इधर समय मिला तो हम 11th एनसीईआरटी भूगोल भी आपको कंप्लीट करा देंगे। चूँकि एक मैराथन में पूरा दिन चला जाता है तो इस वजह से दिक्कत होती है, चैनल पे भी काफ़ी प्रेशर पड़ता है कंटेंट ना डालने की वजह से। तो आपको 9, 10 और 11 एनसीईआरटी पढ़नी, 12 नहीं पढ़नी है, 6 से 8 और टीजीटी वालों को। इसके अलावा हम आपको जो है कल से एकलव्य बैच में स्टैटिक जीके की कुछ क्लासेस देंगे, और स्टैटिक जीके की क्लासेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी, स्पेशली भूगोल की। तो भूगोल की क्लासेस आपको वहाँ से जो क्लासेस आपको दी जाएंगी एकलव्य बैच में वो आपको देखनी है, बाकी आपको बता भी दिया जाएगा उसी हिसाब से। तो ये चीज़ हो गया, आप इतना कवर कर लीजिए। बाकी इसके अलावा आप ऑक्सफोर्ड एटलस ज़रूर ले लें, ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक ज़रूर खरीद लें। स्टूडेंट एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस आता है। इंग्लिश मीडियम में लेना चाहे तो इंग्लिश में लेना चाहिए तो इंग्लिश में ले लीजिए, हिंदी में लेना चाहे तो हिंदी में ले लीजिए, जैसे आपको उचित लगे। ऑक्सफोर्ड एटलस बेस्ट है, हम भी वही इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई चीज़ कन्फ्यूजन होता है ओपन करते हैं, क्लियरिटी हो जाती है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस, और हमने आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का क्लासेस कराया है, तो हम उसको मैराथन में भी कंप्लीट करा देंगे, तो उसके लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आपको अगली बार हो सकता है आयोग वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न पूछ ले, और फिक्स कुछ नहीं है कहाँ से क्या पूछ ले। बाकी आपको हम सेंसस का जो इतना महत्वपूर्ण है वो आपको बता देंगे। तो ये चीज़ें हो गई आपको। तो आपको भूगोल के लिए आपको ध्यान रखना कि 6, 7, 8 आप छोड़ सकते हैं, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ाया है। बाकी अब नोट्स हम दे देंगे 9, 10 और 11, ये एनसीईआरटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्लियर है। बाकी स्टैटिक जो ज्योग्राफी की क्लासेस हम देंगे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं, जैसे इस बार प्रश्न पूछा गया एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया, तो एनसीईआरटी में जो नहीं दिया गया वो टॉपिक्स हम आपको स्टैटिक जीएस में कवर करा देंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आप लोग जो है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में पर्सनली हमको मैसेज कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, सोशल साइंस का ग्रुप है, कमेंट लिंक में भी दे दिया जाएगा। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएँ।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।